अब मेन चीज़ क्या आती है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट क्या चीज़ है। एयर को हमारे जब जो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे को एक ऐसी एयर चाहिए जो हमारे दवाइयों के साथ कंटामिनेट ना करे, जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस चीज़ को ख़राब ना करे। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने एक हैंडलिंग यूनिट बनाया, किसको हैंडल करने के लिए, एयर को हैंडल करने के लिए। अब उस चीज़ में क्या है, हमने कैसे डिज़ाइन किया उसको, सबसे पहले हमने एक कैबिनेट लिया। ठीक है, ये है। अब कंटामिनेशन से बचाने के लिए उस एयर को फिल्टर करना ज़रूरी था हमारे लिए, तो 2 हमने फ़िल्टर यूनिट लगा दी इसके अंदर। एक जो हैवी पार्टिकल्स थे उसको कंट्रोल करने के लिए 10 माइक्रोन के फ़िल्टर लगा दिए, और जो उससे छोटे पार्टिकल्स थे उसके लिए हमने 3 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ कर लिया। 2 टाइप के हमने फ़िल्टर लगाए, उसमें एक इसको, फिर हमारी रिक्वायरमेंट आई उसको एयर को ठंडा करने के लिए। उसके लिए हमने एक कूलिंग कॉइल लगा दी। अब इसको फोर्सफुली हमने रूम के अंदर प्रोवाइड करवाना है तो ब्लोअर लगा दिया। अब हम मान के चलते हैं कि ये मेरा जो प्रोसेस एरिया है, जिस एरिया के अंदर मैंने एयर को डालना है, जिसके अंदर हमारा प्रोसेस हो रहा है, तो ये हमने एक डक्ट डिज़ाइन किया और एरिया के अंदर एयर को थ्रो करवा दिया। यहाँ से हमने उसको रिटर्न ले लिया। अगर हम इसको ऐसे मान के चलें, जो आजकल के डिज़ाइन है वो हम क्या करते हैं, ज़मीन से उठाते हैं रिटर्न, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने यहाँ से रिटर्न उठा लिया। ये मेरा इधर से और ये एक तरीके से हमारा डिज़ाइन बन गया किसका, एयर हैंडलिंग यूनिट का। ये काम कैसे करती है, इसमें एक ब्लोअर है, इसके साथ हमारी 2 चीज़ें होती हैं। कूलिंग कॉइल के साथ में हम 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो हम DX यूनिट, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंशन, डायरेक्ट एक्सपेंशन यूनिट, जिसमें कंप्रेसर वगैरह हमारे होते हैं। एक इसको हम ठंडा कर सकते हैं किस चीज़ से, चिल्ड वाटर से, ठीक है। 2 टाइप के हम इसको ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ी, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे HEPA फ़िल्टर डाल दिए। ठीक है, HEPA फ़िल्टर 2-3 टाइप के होते हैं। अभी हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं 0.3 माइक्रोन। ये 95 to 99% एफिशिएंसी वाले हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही इनकी एफिशिएंसी है। ये हमें
90 से 95% उस पार्टिकल्स को रोक लेंगे 10 माइक्रोन वाले को। ये हम किस एफिशिएंसी से 90 से 95 तक के पार्टिकल्स को रोक लेंगे, वो चीज़ें हैं, वो फ़िल्टर जो है हमने यूज़ किए हुए हैं। ऐसे ही हमने इसको डिज़ाइन कर दिया कि इस एरिया के हिसाब से मेरे को कितनी एयर चाहिए, तो उस हिसाब से उतने CFM का हमने ब्लोअर ले लिया। CFM मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है, कितने क्यूबिक फीट वो एयर हमारे को प्रोवाइड कराएगा 1 मिनट में। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ HVAC की डिज़ाइनिंग यही है मोस्टली। अभी हमारे पास जैसे दो HU ऐसे वाले लगे हैं जिसमें कम्बिनेशन फ़िल्टर है, तो हमने जो प्री फ़िल्टर और फाइन फ़िल्टर जिसको बोलते हैं हम, कम माइक्रोन वाले को फाइन फ़िल्टर बोलते हैं, तो वो हमने एक साथ ही लगा दिए थे। 10 माइक्रोन को प्री फ़िल्टर में काउंट कर रहे हैं। जो रिटर्न लाइन के फर्स्ट में लगे होंगे या हमारे फ्रेश एयर के फर्स्ट में लगे होंगे वो हमारे प्री फ़िल्टर हैं। कोयल के बाद में या सेकंड जो फ़िल्टर आएंगे वो फाइन फ़िल्टर हैं, ये सेकेंडरी फ़िल्टर भी बोल सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्लीन एयर की, तो हमारा HEPA फ़िल्टर लगे होते हैं। ठीक है जी। कॉम्बो फिल्टर क्यों लगाते हैं? मेन पर्पज़ एयर को क्लीन करने का ही है। कॉम्बो फिल्टर लगाने इनका क्या है, स्पेस कम भी, और इसकी जो है प्राइसिंग के लेकर भी चलते हैं। कॉम्बो फिल्टर थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहे हैं हमारे, इस टाइप का भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अब आते हैं SOP पे। इसमें अगर कुछ और होगा तो मैं साथ साथ बता दूंगा। SOP हमारा जो टाइटल है वो प्रोसीजर फॉर ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट है। इस एयर हैंडलिंग यूनिट को कैसे ऑपरेट करना है, मेन चीज़ हम समझ पाएंगे कि जब हम पैनल के ऊपर जाएंगे ना, तभी हमें पता चलेगा उस चीज़ का। जो कंट्रोल पैनल है उसका, उस पे जब जाएंगे तो मैं साथ साथ उस चीज़ को बताता रहूँगा आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेनली इंजीनियरिंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट एज पर द प्रोसीजर स्टेटेड इन द SOP टू प्रोवाइड एंड रिक्वायर एनवायरमेंटल कंडीशन इन द एरिया। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंजीनियरिंग पर्सनल की है, वही चलाएगा, वो रिकॉर्ड भी भरेगा और मेंटेन करेगा। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, वो चेक करेगा कि प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर चीज़ें मेंटेन है, कोई कंप्लाइंस डिस्टर्ब नहीं है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि सारी चीज़ें SOP के हिसाब से चल रही है और कोई कंप्लाइंस डिस्टर्ब नहीं हो रही। प्रोसेस डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू इनिशिएट इंटीमेशन फॉर। कभी भी कोई शटडाउन होगा तो प्रोसेस डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले इंटीमेट करेगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट में हमारा HVAC काम कर रहा है, रनिंग है, प्रोसेस जहाँ पे हो रही है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टॉप कर रहा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहाँ जाके इंटीमेट करेगा उसको कि हम इस चीज़ को बंद कर रहे हैं या शटडाउन ले रहे हैं किसी भी उसमें। क्वालिटी एश्योरेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंप्लाइंस की। कंप्लाइंस देखेगा कोई भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो रहे हों। अच्छा, दो टाइप के हमारे पास ना एयर हैंडलिंग यूनिट, दो टाइप के हैं, एक रिसर्कुलेशन एयर हैंडलिंग यूनिट और एक वंस थ्रो। तो रिटर्नेबल में क्या है, ये मैंने जो बनाया है वो एक रिटर्नेबल है, रिसर्कुलेशन भी बोले, रिसर्कुलेशन। इसके अंदर मेन काम क्या हो रहा है, जिस एयर को मैं एरिया के अंदर थ्रो करवा रहा हूँ मैं उसी एयर को वापस ले रहा हूँ। ठीक है, ये रिसर्कुलेशन है। अब इससे आगे क्या आता है, अब हर एरिया के अंदर डोर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, कुछ ना कुछ लीकेजेज भी होंगे। यहाँ पे एक प्रेशर रहता है तो उसमें कुछ लीकेज के कारण भी हैं। तो अब क्या होगा, जैसे धीरे धीरे वो चीज़ें एयर जो है, एयर का प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा क्योंकि लीकेज हो जाएगा, या हमने दरवाज़ा खोला तो एयर हो जाएगी बाहर। तो उस केस में हम उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश एयर लगा देंगे।
ठीक है, जितनी एयर हम लीकेज करेंगे बाहर जितनी भी जाएगी तो उसको हमने इस फ्रेश एयर के थ्रू लेना है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा प्री फिल्टर यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारे कॉम्बो फिल्टर हैं तो इस कॉम्बो फिल्टर है इतना यहाँ पे, तो प्री फिल्टर ना भी लगाएं हम तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसको बार बार इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने के कारण ना बढ़े, इसलिए हम इसी पे प्री फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं फ्रेश एयर, क्या बोलेंगे इसको, डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर। ठीक है, जो लीकेज होएगी वो हम इससे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, पहले हम इसी में चलते हैं रिसर्कुलेशन में ही। अब हमने मेन चीज़ क्या लेनी है, यहाँ पे हमारे को कैसे पता चलेगा कि फ़िल्टर हमारे क्लीन हैं या डस्टी हैं। उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम हटा देते हैं यहाँ से। उसको हम क्या बोलेंगे, फ़िल्टर की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा देंगे। ठीक है, एक इसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, एक इसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी एक तरीके से हिंदी में अगर बोलेंगे तो ईमानदारी बोलते हैं, लेकिन इस केस में ये है कि जितना इस फिल्टर का जो साइज़ होता है ना, उस साइज़ के हिसाब से हमारे पास उसके CFM होते हैं। ठीक है, एक X1 X2 ये अगर इनटू करेंगे तो यहाँ पे उसको हमारे को पता है 1000 CFM का है या 2000 CFM का है। तो वो इंटीग्रिटी हमें ये चेक करनी है कि ये जब डस्टी कंडीशन है तो यहाँ पे मेरे को अगर ये 2000 CFM का है तो 2000 CFM मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मुझे उसके लास्ट कंडीशन तक 2000 CFM मिलने चाहिए तो मेरी कंडीशन है जो है फुलफिल हो रही है, वो सही है। तो इसमें ये मैग्नी हेलिक गेज है जो हमें डिफरेंशियल प्रेशर बताएगा। इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है माइनस, और ये इसका सॉरी ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। जो पाइप इसके अंदर कनेक्ट होती है एयर प्रेशर के लिए, जो इस साइड में होगी, फर्स्ट साइड में होगी, वो पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होएगी मैग्नी हेलिक गेज के अंदर, और जो इस साइड में होगी दूसरी साइड में वो नेगेटिव पोजीशन पे कनेक्ट होगी। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ये ब्लॉकेज होना स्टार्ट होएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव की साइड में मूव करेगा। तो हमारे पास एक लिमिट है। अगर प्री फिल्टर को लेके चलते हैं हम अकेला तो 8 to 24 mmWc। ये mmWc क्या है, हैं प्री फिल्टर की कितनी है, कितनी है प्री फिल्टर की कितनी है, 4 to 10, ठीक, सॉरी mmWc, मिलीमीटर वाटर कॉलम। ये एक यूनिट है इस मैग्नी हेलिक के मेजरमेंट के लिए, इसको मापने के लिए। इस डिफरेंशियल सॉरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60, इसको समझने के लिए ये ले लेते हैं। अब एक इस पे है निडल। अब जब ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, यहाँ से फोर्स हो रहा है पॉजिटिव साइड का, तो ये निडल जा रही है इधर, और ये इधर से फोर्स होगा जब नेगेटिव साइड का, तो ये फोर्स करेगा इधर। डिफरेंशियल ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, फर्स्ट साइड में जो प्रेशर है इस साइड में और इस साइड में, तो इस एक प्रेशर तो यहाँ पे पड़ रहा है इस निडल के ऊपर, फर्स्ट साइड का जो पॉजिटिव प्रेशर साइज का है, और ये इधर से पड़ रहा है।
तो दोनों साइड से जो पिन, जो ये पिन है, वो इसको डिफरेंस बता रहा है कि इस साइड में ज़्यादा प्रेशर है या इस साइड में कम प्रेशर है। वो उसको मेन उस जगह पे रोक के रख रही है। हाँ जी, ये कांति का है सर, अंदर ही। कांति जी ये मेंटेनेंस टीम है। हेलो सर, ये मिस्टर कांति एंड प्रदीप की इनकी टीम है इलेक्शन, जो कि साथ मेंटेनेंस कर देते हैं आपको। ठीक है, ये आपको विजुअली से वेल्डेस में जो उनके ईमेल है, ठीक है। तो जो ये नीडल यहाँ जहाँ पे भी रहेगी ना, वो इन दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस बताएगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इधर 50 है, इधर 20 है, mmWC और mmWC। तो जब ये इधर से 50 का फोर्स करेगा, यहाँ पे अगर 0 प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक है, तो वो 50 पे रहेगा। लेकिन जब इसने ये 20 का फोर्स और करेगा इधर से 20 mmWC का, तो वो क्या करेगा, 20 mmWC उसको वापस धकेलेगा, तो यहाँ पे 30 पे आके रहेगा वो। ये डिफरेंस बताता है वो, इसलिए इसको डिफरेंशियल प्रेशर गेज बोलो दोनों में। इसमें जो हमारी लिमिट है वो 8 से 24 है, यही है। क्लियर है? ये इस हिसाब से डिसाइड होता है। हमारे पास जो फिल्टर बन के आया है ना, जो भी फिल्टर बन के आया है मेरे पास, जब ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और जब मैं इस साइड में इसको फोर्स दे रहा हूँ इसमें से एयर को पास करने के लिए, तो मान कितने भी प्रेशर से जो भी मैं फोर्स दे रहा हूँ, मान लो 10 mmWC से दे रहा हूँ, तो क्या इधर ये पास करके 10 mmWC ही दे रहा है? यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब तो कोई बैरियर ही नहीं है बीच में। तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है इनिशियल केस में, इनिशियल केस किसको बोल रहे हैं? जो फर्स्ट केस है, जब बिल्कुल फ़िल्टर क्लीन है, नया है। जो इनिशियल केस में जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यहाँ 10 है, मान लो यहाँ पे इनिशियल केस में यहाँ पे मेरा 8 आ रहा है इस चीज़ को, तो 2 का प्रेशर डिफरेंस है। अब जब वर्स्ट केस आएगा, ये चौक होगा जब मेरे यहाँ पे फ़िल्टर से 2000 CFM ही मतलब पास हो रहे थे, मैं जिस फोर्स से दे रहा था, लेकिन जब ये चौक होगा तो इधर फोर्स बढ़ता जाएगा, मुझे यहाँ पे 2000 ही चाहिए। तो इसके वर्स्ट कंडीशन तक, जब तक 2000 तक मेरे को मिल रहे हैं, इस केस में कितना प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा? फाइनल प्रेशर FPD बोलेंगे, FPD फाइनल प्रेशर ड्रॉप। उस केस में जब तक मेरे को 2000 ही मिल रहे हों, चाहे कितना भी चौक हो जाए, ये पास करके मेरे को 2000 CFM दे रहा है फाइन। जब मेरा 2000 से नीचे आ जाएगा तो वो हो गया मेरा फाइनल प्रेशर ड्रॉप। वो मान लो मेरा ये, अगर तुम 4 पे थे, यहाँ पे 4 to 10 था ना, अगर मैं यहाँ पे 4 मान लूँ, यहाँ पे अगर इनिशियल प्रेशर में 4 है मेरा, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है 4, यहाँ पे अगर मेरा डिफरेंस 4 का आ रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 to 10, यहाँ 10 mmWC ड्रॉप कर दिया उसने प्रेशर। फाइनल प्रेशर और मेरा इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के बीच का जो लिमिट रहेगी ना, जो ड्रॉप किया है उसने फ़िल्टर को क्रॉस करने में, जितना प्रेशर ड्रॉप किया है, वो मेरा प्रेशर डिफरेंस रहेगा। वो तो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो हम ये मानक लेके चले कि 8 से 24 तक रहना चाहिए, तो ये फ़िल्टर की इंटीग्रिटी से डिसाइड होगा, उसकी टाइप से डिसाइड होगा, उसके मीडिया से डिसाइड होगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से 24 ही हो, उसने कौन सा मीडिया यूज़ किया है या कितनी थिकनेस का मीडिया यूज़ किया है। अब कुछ मेरे HEPA फ़िल्टर या ये जो प्री फ़िल्टर हैं, उसकी जो डेप्थ है वो 50 mm है, लेकिन किसी केस में मेरे को वो 150 mm मिल गई। तो जो मेरा FPD और IPD है वो चेंज हो जाएंगे इन दोनों केस में, दोनों केस में अलग अलग मिलेंगे। दूसरे प्लांट में अलग हो सकता है। हाँ, वो आपको फ़िल्टर पे देखना पड़ेगा
कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फ़िल्टर जो कंपनी बनाती है वो पहले फर्स्ट में और लास्ट में चेक करती है कि मेरा इनिशियल प्रेशर ड्रॉप क्या है और फाइनल प्रेशर ड्रॉप क्या है। और फाइनल प्रेशर ड्रॉप मेरा अगर 2000 CFM का मैंने लगा रखा है फ़िल्टर, उससे कम आ गया, जैसे ही चाहे वो 1998 आ गया, मेरी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे 2000 चाहिए तो 2000 चाहिए। 2000 से नीचे आ गया वो लास्ट पॉइंट जो है वो मेरा फाइनल प्रेशर ड्रॉप है, उससे मैं नीचे नहीं जा सकता। मुझे तो यहाँ पे 2000 ही देना है, इसलिए तो मैं क्लीन कर रहा हूँ ना। अब मुझे लिमिट मिली इसकी मान लो 4 से 10, लेकिन 10 तक जाने से पहले मुझे यहाँ पे 2000 CFM मिलना बंद हो गया, तो मेरी अंदर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। जो मुझे रूम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट मेरी पूरी नहीं होगी, तो मैं उसको 10 तक नहीं ले जा सकता। मुझे हो सकता है वो 8 पे क्लीन करना पड़े या 7 पे करना पड़े। समझ रहे हो ना। तो मेनली जो इसको फोर्स देने का है वो क्या है कि मेरा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव जो है प्रेशर जनरेट करके रखना है। जब मैं पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करके रखूँगा तो उस केस में क्या होगा, जो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो जो बाहर वाले कंटामिनेटेड पार्टिकल्स हैं वो मेरे रूम के अंदर नहीं घुसेंगे। अंदर से बाहर की तरफ भागेगी हवा, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएगी। क्लीन एरिया से बाहर की तरफ जा सकती है एयर, जो डस्टी और कंटामिनेटेड एयर है वो अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर वो अंदर की तरफ आ गई तो मेरा एरिया जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा। ये किस प्लांट के लिए सर? वो इसके लिए जितने भी क्लीन रूम है ना तुम्हारे, जिसमें पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना है, जिस भी प्लांट के अंदर तुम्हारी ऐसी कोई दवाइयाँ या ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है जो बाहर वालों के लिए हार्मफुल नहीं है, उसमें हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे। किसी भी एरिया में जहाँ पे क्लीन एयर चाहिए और उस एरिया में जो बाहर अगर मेरा मटेरियल जा रहा है वो किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी जानवर के लिए या एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उस एरिया में हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जो तुम्हारा चल रहा है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी जानवर के लिए या एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है, वहाँ पे हम नेगेटिव जनरेट करके रखते हैं। वहाँ पे हमारा रिटर्न ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। इस केस में क्या होगा, मेरा सप्लाई ज़्यादा होगा और रिटर्न कम होगा। ठीक है ना। और कुछ अभी अगर हम वंस थ्रो पे जाते हैं, पहले रिसर्कुलेशन का तो आ गया ना समझ में। हम जाते हैं वंस थ्रो पे। मैं अलग अलग यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है, वो समझने के लिए। ये हो गया मेरा प्रोसेस एरिया। ये है मेरी फर्स्ट यूनिट, सप्लाई यूनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी।
ये फर्स्ट यूनिट है, उसमें सबसे पहले वही चीज़ है हमारी, क्या है, अरे बोलो, प्री फिल्टर, कूलिंग कॉयल, फैन और ब्लोअर, फाइन फिल्टर, वही सेम चीज़ है, थ्रो कर रहा है। लेकिन अब मेरा इस एरिया के अंदर कुछ डिवाइडेड है, कुछ एरिया है, उसमें कुछ सेपरेट और एरिया बना रखे हैं, ठीक है। इनमें सब में अलग अलग काम चल रहा है, इसमें ए वर्क चल रहा है, इसमें बी चल रहा है, इसमें सी चल रहा है, इसमें कोई डी चल रहा है, अलग अलग काम चल रहे हैं। मैं इनको मैच नहीं कर सकता, आपस में मिक्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, मेरी कुछ कंडीशन ऐसी है, मैं मिक्स नहीं कर सकता। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ से जो एयर जाएगी, हम क्या करेंगे उसको, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ पाउडर फॉर्म है, ऐसी कोई चीज़ है जो मैं बाहर भी ऐसे छोड़नी सही नहीं है, तो इसके अंदर क्या करूँगा, परी और जो जैसा भी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, यहाँ पे प्री फिल्टर लगाने हैं कि मैंने फाइन फिल्टर लगाने हैं, प्री फिल्टर लगाने हैं जो रिक्वायरमेंट है। और ये मेरा जो है सक्शन ब्लोअर है, ये अगर कोई हार्मफुल नहीं है तो एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं, अगर हार्मफुल है तो हमारी एक यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रबर, ठीक है। उसके अंदर से ऐसे थ्रो करती है, पानी भरा होता है, कुछ चीज़ें भरी होती हैं, डस्ट अगर ज़्यादा होगी, डस्ट कलेक्टर होगा, कुछ ऐसा होगा जो पानी से ख़त्म हो सकता है, तो उसमें पानी भी हो सकता है, वो किस और पर्पज़ के लिए लगा रखे हैं उन्होंने। अगर कोई फ्यूम्स आ रही है, हाँ, हैजार्डियस फ्यूम्स है, हैजार्डियस फ्यूम्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ने से नुकसान आएगा, तो उसको न्यूट्रल करके फिर हम छोड़ेंगे। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे है कि हमारे को कौन सा स्क्रबर लेना है। डस्टी कुछ है तो डस्ट भी जो वो वैसे वाला लगा देंगे हम। ये एक तरीके से वंस थ्रो। फ्रेश एयर तो दो अलग अलग यूनिट लगाई हैं। यहाँ से मैंने अलग से छोड़ा हुआ है, तो ये है कि अगर फ्रेश एयर मैं डाल रहा हूँ, ये तो पूरी फ्रेश एयर ही है, पूरा का पूरा फ्रेश एयर है, एटमॉस्फेयर में छोड़ा हुआ है। वहाँ से उसने जितना ये CFM का ब्लोअर है उतना सक्शन लेना है, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज करना है, ये सक्शन करेगा और आउटर एरिया में डिस्चार्ज करेगा। ये है वंस थ्रो। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है टेम्परेचर के अलावा। टेम्परेचर के अलावा क्या है रिक्वायरमेंट हमारी? RH। उस केस में क्या करते हैं हम RH को मेंटेन करने के लिए? RH के जो इस प्लांट का या हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, वो लेस देन 60% RH क्या होता है? RH क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। लेस देन और इक्वल 60, प्लस माइनस नहीं है ये हमारा रिक्वायरमेंट जो इस प्लांट का बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस नहीं है। बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल जो होते हैं ना, यहाँ पे कहाँ कौन से एरिया में प्लस माइनस है? किसी भी एरिया में प्लस माइनस नहीं। किसी भी SOP में दिखा दो मेरे को, किसी भी एरिया में प्लस माइनस है।
अभी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे ह्यूमैनिटी ज़्यादा काम करती है, मतलब आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं और मशीनें कम हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लस माइनस हमें मेंटेन करके चलना होता है। जैसे 50 प्लस माइनस 5, 50 प्लस माइनस 5 क्या हुआ? आपको बता देंगे उधर है ना, थोड़ा सा पैनल वैनल के बारे में बता भी दो। तो प्लस माइनस 50 ये मोस्टली हम कहाँ मेंटेन करते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं हमारा जो हॉस्पिटल के एरिया है ना उनके अंदर। इसको मेंटेन करने के लिए हमने सिर्फ प्लस माइनस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ एरिया के अंदर, क्योंकि मुझे वो चीज़ें मिली नहीं है यहाँ पे किसी भी एचयू के अंदर। प्लस माइनस को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें लगाई जाती हैं, डीह्यूमिडिफायर भी और ह्यूमिडिफायर भी। ठीक है, तभी तो हम मेंटेन कर पाएंगे। गर्मी के टाइम में हमारी आरएच बहुत कम हो जाती है, तो उसमें क्या करना, हमें आरएच बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस होगा तो मेरे पास लिमिट है 50 प्लस माइनस अगर 5 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 से लेके कितने तक, 55 तक। यहाँ बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। गर्मियों में कुछ टाइम ऐसा आता है कि जहाँ 30 के आसपास आ जाती है, 32 के आसपास आ जाती है हमारी आरएच। तो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा एरिया को। तो ऐसा कहीं पे ह्यूमिडिफायर तो लगा नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मेरे लिमिट मेरे पास क्या है, लेस देन और इक्वल 60। इससे नीचे करने के लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर यहाँ पे जो है डक्ट हीटर लगा दिए हैं। डक्ट हीटर लगे हुए हैं। एयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर आता है वो क्या करेगा, हीटर उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हीटर तो वही करेगा ना, पानी को ख़त्म कर देगा उसके अंदर से। तो मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मुझे वो आरएच मिल जाती है। अब इसको सेंस करने के लिए अगर ये रीसर्कुलेशन है, रीसर्कुलेशन के केस में ही ज़्यादा आरएच का महत्व है। ठीक है, वंस थ्रो वाले में क्या करते हैं, हम देते ज़रूर हैं, उसमें हमें पता होना चाहिए। अब मैंने ये दोनों यूनिट अलग अलग बना दी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा जो सेंसर होगा आरएच का वो यहाँ पे लगा होगा रिटर्न डक्ट में। रिसर्कुलेशन में भी वही है, रिटर्न डक्ट में मेरा सेंसर लगा होगा। मुझे यहाँ इस रिटर्न के इस पॉइंट पे ये पता चलना चाहिए कि मेरी जो आरएच है वो मेरे लिमिट के अनुसार है, 50 है, 55 है या कितनी है, तभी तो ये हीटर को कंट्रोल करके चलता हुआ रखेगा। ठीक है, आरएच और टेम्परेचर का 2 का यही केस है और दोनों कंडीशन यही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमारे पास जो यूनिट लगी है उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ लगा के जो ये फ्रेश एयर जा रही है ना, इसके अंदर ना कुछ फिन्स लगा दी, फिल्स रिटर्न के अंदर जो फ्रेश एयर जा रही है वो घूम के इन फिल्स के साथ ऐसे टकरा के जा रही है, इस एयर के साथ नहीं, इसमें से ऐसे गुजर रही है, तो इसके साथ टकरा के जा रही है। कूलिंग कॉयल से पहले, इस कूलिंग कॉयल से पहले यहाँ पे वो एक कैबिनेट करके ऐसे करके बना हुआ है, जिसमें जो रिटर्न जो घूम के एयर आई वो तो ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है, और जो हमारी फ्रेश एयर आ रही है वो इन फिल इस पॉइंट, मतलब जो इसके अंदर जो पाइप बने हैं, जो फिल्म्स बनी, डक्ट जैसे टाइप का बना है, वो इससे टकरा के आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसको जैसे प्री कूलिंग मिल रही है वहाँ पे, जो एकदम से इस कॉइल के ऊपर बर्डन पड़ना है हाई टेम्परेचर का, वो उसको प्री कूलिंग मिल रही है वहाँ पे। तो थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाता है इस कूलिंग कॉइल पे आने से पहले।
अब हमारे पास जो एक यूनिट लगा है OSD में वैसा इसमें कुछ और है ना। करने के लिए हीटर लगाते हैं। हाँ RH नीचे करने के लिए, कम करने के लिए। हाँ मेंटेन नहीं बोलते हम उसको, अभी के केस में हम मेंटेन बोल रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है इससे अगर मेरी ज़्यादा RH है तो ये हीटर काम कर रहा है, इसको कम करने के लिए हमने हीटर लगाया है। अगर हमें वो प्लस माइनस वाला होता है हिसाब किताब तो कूलिंग कॉइल के आगे, कूलिंग कॉइल जहाँ पे है मेरी उसके आगे हमें इस टाइप के कुछ जो वाटर को स्प्रे करेंगे, ह्यूमिडिफायर उसी को बोलते हैं, जो वाटर को स्प्रे करता है। जैसे कभी मौका मिले ना इसमें देखना, बॉयलर के अंदर जो डीजल स्प्रे होता है ना वो बहुत बारीक बारीक कण होते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्प्रे होता है फिर उसका पानी का एयर के अंदर, तब वो नीचे जाके उसको पता चलता है कि एयर के अंदर इतनी RH है। तो उस केस में दोनों चीज़ें काम करती हैं। फिर ये ह्यूमिडिफायर इस टाइप का होता है फिर, ठीक है। अब एक बार प्लांट पे चलें हैं। देखो SOP के अंदर जो लिखा है ना